नमस्कार, आपको मेरी तरफ से। मेरा नाम है राजन और हम शुरू कर चुके थे एक सीरीज जिसका नाम था वन लाइनर अप्रोच टू जनरल साइंस, जिसके तहत मैं आपसे डिस्कस करूंगा 5000 जनरल साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चंस। और इसकी ये बात एक खास रहेगी कि ये सारे के सारे क्वेश्चन होंगे हिंदी में, तो जो लोग हिंदी बैकग्राउंड से हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद हो रहने वाला है। इसके साथ साथ आई विल बी यूजिंग इंग्लिश ऑल्सो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। अब इसको शुरू करते हैं, इसके सेकंड पार्ट को। इससे पहले मैं 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, तो आज अगले 25 क्वेश्चन आप देखते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक, इस वीडियो को देखें अंत तक। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष होता है जब एक लाइट की किरण एक पॉइंट से शुरू होकर के चलती है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और एक साल में जितनी दूरी वो तय करती है उसे हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। यहां पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। एक प्रकाश वर्ष नहीं, एक पारसेक। ठीक है, एक पारसेक का मान कितना होता है? ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, पारसेक क्या होता है इससे पहले पता हो। प्रकाश वर्ष वह दूरी है, एक किरण वो क्या है, कितने साल में एक साल में जितनी दूरी तय करती है वो, उसे कहा जाता है एक प्रकाश वर्ष दूरी। और अगर इसी की बड़ी वैल्यू ले लें, यानी कि 3.26 प्रकाश वर्ष ये इकट्ठे ले लिए जाएं, तो ये किसके बराबर हो जाता है? एक पारसेक के बराबर। अब आती है बात एरिया की। एरिया क्या होता है? एक बाउंड्री है, जैसे मान लीजिए इसके अंतर्गत कितना ये जगह कितनी है, दिस इज कॉल्ड इट्स क्षेत्रफल, यानी कि एरिया। अब ये आप देखें तो हम एकड़ में भी देखते हैं, इसके साथ साथ क्या है, हेक्टेयर में भी देखते हैं। हेक्टेयर वर्ड यूज होता है बुक्स के अंदर ज़्यादातर। और अगर आप देखें तो हेक्टेयर किसके बराबर होता है? एक हेक्टेयर बराबर होता है 2.5 एकड़ के बराबर। तो करीब 2.5 एकड़ के बराबर क्या होता है? एक हेक्टेयर। आप याद रखें। एक पाउंड कितने ग्राम आते हैं? एक पाउंड में आते हैं ग्राम 453.52 ग्राम। तो अगर आपने देखा होगा, एक सिस्टम होता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम क्या है? चीज़ों को मापने का तरीका, जिसमें क्या है, लंबाई आप फीट में मापोगे, ठीक है, भार मापोगे पाउंड में, और टाइम मापोगे सेकंड में। इसे कहा जाता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम कौन यूज करते हैं? ये जो ब्रिटिश लोग हैं ये एफपीएस सिस्टम यूज करते हैं। अमेरिकन भी इसको यूज करते हैं। अब देखा जाए तो जो भार है, उस भार में क्या है, भार को पाउंड में लेते हैं वो। ठीक है, आपने देखा होगा WWE में जब इंट्रोडक्शन दी जाती है किसी रेसलर की, तो वो बताते हैं कि इसका भार इतने पाउंड है। तो वो क्या होता है, वो पाउंड किसके बराबर होता है? 453.52 ग्राम। हम अपना भार किस में लेते हैं? किलोग्राम में। ठीक है, अब मैं बता दूं, सिस्टम अलग अलग है मापनों की, चीज़ों को मापने के। तो 3 बेसिक चीज़ें होती है जिनको अपन मापते हैं। एक होती है लंबाई यानी कि लेंथ, एक होता है मास यानी कि भार, ठीक है, और द्रव्यमान आप कह सकते हैं, और एक होता है टाइम। इन 3 चीज़, ये तीनों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। अब क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी होती है कोई भी प्रॉपर्टी जिसको हम मापना चाहते हैं। मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, उसको आप कैसे मापोगे? या तो उसकी लंबाई माप लोगे, या क्या देखोगे उसका द्रव्यमान कितना है, उसके अंदर ग्राम कितने आ रहे हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप? उसकी प्रॉपर्टीज आप डिस्कस कर सकते हो। तो प्रॉपर्टीज जिनको आप क्वांटिटेटिव या नंबर वैल्यू में चेंज कर सकते हो, उन्हें हम कह देते हैं क्वांटिटीज, यानी कि मात्रक। ठीक है, अब ये क्वांटिटीज 3 है मेन, LMT, लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, ये 3 मेन है, इन्हें कहा जाता है फंडामेंटल। और इन्हीं से सारी की सारी निकलती हैं, इन्हीं से दूसरी चीजें निकलती हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं स्पीड की। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये स्पीड क्या है? डिस्टेंस यानी कि दूरी, अपॉन इसके बटा में क्या लिखा गया है? समय। अब ये डिस्टेंस क्या होगी? L होगी, यानी कि लेंथ, और T होगा टाइम, यानी कि, तो L और T से ही क्या आया? स्पीड आई। इसी तरह मैं एक चीज और बताता हूं आपको, मोमेंटम। ठीक है, एक शब्द आता है मोमेंटम। मोमेंटम होता है मोशन, किसी बॉडी में कितना मोशन है वो कैलकुलेट करना है। वो कैसे निकलता है? मास इनटू में वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है गति। ठीक है, वेलोसिटी एक थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, इसकी बात मैं अभी करूंगा आगे जब आदिश और सदिश राशियां आएंगी। ठीक है, तो अब मास का यूज हो रहा है यहाँ पर, उसके साथ वेलोसिटी यूज हो रही है, यानी कि स्पीड के जैसा ही एक क्वांटिटी है ये। तो इसमें क्या होगा? ऊपर डिस्टेंस, नीचे टाइम। ठीक है, मास मल्टीप्लाई हो रहा है तो m हो गया।
तीन ही यूनिट सबसे ज्यादा यूज होती हैं, MLT। इन्हीं से क्या है सारी चीजें निकल के आती हैं, इन्हें हम बेसिक कह देते हैं, बेसिक यूनिट्स यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स। अब इसी के बेसिस पर तीन सिस्टम है। एक सिस्टम है CGS, जिसमें क्या है लंबाई मापोगे आप सेंटीमीटर में, भार मापोगे ग्राम में, और टाइम मापोगे सेकंड में। एक है FPS, लंबाई फीट में, मास पाउंड में, और टाइम सेकंड में। एक और सिस्टम है MKS में क्या होता है, M यानी कि मीटर, K इज किलोग्राम, S इज सेकंड। लंबाई के लिए मीटर, भार के लिए, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, और इसके साथ साथ अगर देखें टाइम के लिए सेकंड। ठीक है, MKS सिस्टम हम यूज़ करते हैं। अब जो एक और सिस्टम होता है आप अपनी बुक में देखेंगे, SI मात्रक सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है जो चीज़ें होंगी ना सारी स्टैंडर्ड लेवल पर यूज़ की जाएंगी। स्टैंडर्ड लेवल यानी कि सारे के सारे जो साइंटिस्ट हैं जो भी कैलकुलेशंस करते हैं, या कोई आम इंसान भी जो भी कैलकुलेशन करता है, पूरे विश्व के लिए एक जैसा सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ी तो उसे कहा जाता है SI सिस्टम, जिसमें क्या है लंबाई किस में ली जाती है, मीटर में, भार लिया जाता है किलोग्राम में, और टाइम लिया जाता है सेकंड में। अब आगे बात करें हम, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं 29th क्या है, एक मीट्रिक टन किसके बराबर होता है, ये होता है 1000 किलो के। एक टन किसके बराबर होगा, 1000 किलो के, यानी कि 10 की पावर 3 इतने किलो के बराबर क्या होता है एक टन। अब ये वर्ड आया मीट्रिक। मीट्रिक क्या होता है, आप एक चीज़ याद रख लें, मीट्रिक सिस्टम। मान लीजिए आपके पास है ये संख्या 37,102, ठीक है, इसको आपको मीट्रिक सिस्टम में चेंज करना है तो इसका एक फर्स्ट डिजिट है वो छोड़ के पॉइंट लगाना होगा यहाँ पर, और जितना पॉइंट आपने इधर खिसकाया है उसको लिखना होगा यहाँ पर 10 पावर 3। ठीक है, तो ये हो गया है मीट्रिक सिस्टम में आपने इसको लिख दिया है। मीट्रिक सिस्टम क्या है, जिसमें कोई भी क्वांटिटी, कोई भी मात्रक, उसको किस में लिखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा 10 की पावर के रूप में, 2 हो, 3 हो, -4 हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब एक चंद्रमास कितने दिन का होता है, चंद्रमास होता है 27.3 दिन का। ठीक है, एक चंद्रमास होता है 27.3 दिन का। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, अब ये जो बड़े लेवल पर जो ये जो तेल खरीदा जाता है तो उसकी आपने सुना होगा, खबरों के अंदर आता है कि इतने डॉलर प्रति बैरल क्या है जो पेट्रोलियम है हमें मिल रहा है सऊदी अरेबिया से या किसी भी देश से, रशिया से। तो ये बैरल क्वांटिटी है वॉल्यूम की। ठीक है, तो कितने लीटर के बराबर होता है, 158.987। इतने लीटर जब इकट्ठा होते हैं तब उसे क्या कहा जाता है, एक बैरल। वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की पूर्ण लंबाई को क्या कहते हैं। अब एक कोई बॉडी यहाँ थी और यहाँ पहुँच गई, किसी समय अंतराल में, किसी टाइम में यहाँ से यहाँ तक उसके पहुँचने के मार्ग की लंबाई को क्या कहा जाएगा दूरी। ठीक है, वेग और चाल में कौन सी राशि सादिश है, वेग और चाल, इसमें वेग होती है सादिश राशि होती है जिसमें हम डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, दिशा के बारे में बताते हैं। अब देखा जाए मैं बताता हूँ आपको, चाल क्या होती है, दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय, और जो वेग है वो होता है विस्थापन बटा समय। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा फर्क है दूरी और विस्थापन में। मान लीजिए ये जगह है, ये कोई पॉइंट है A, ये है B। ठीक है, आपने जाना है कहाँ से, A से B जाना है, तो आपको रास्ता ये है, आप ऐसे जाओगे। ठीक है, तो बिना सोचे समझे आप इस रास्ते को फॉलो करते जा रहे हैं। बट अगर आपने सोच लिया कि मैंने सबसे छोटा रास्ता फॉलो करना है A से B जाने का, तो ये होगा। अब सबसे छोटा रास्ता जो क्या है, डायरेक्शन के अनुरूप जाएगा, आप डायरेक्शन के बिना इसको ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। तो जो A से B तक आप गए हैं ये है विस्थापन, और ये बिना किसी डायरेक्शन के आप जो गए हैं ये है दूरी। तो दूरी को अगर समय से डिवाइड करते हैं हम तो आती है चाल। और अगर आप बात करें इसको डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करें, डिस्प्लेसमेंट जिसे कहा जाता है विस्थापन को, अब इसको करें डिवाइड टाइम से तो हमारे पास आ जाता है वेग। ठीक है, तो वेग होती है सादिश राशि जिसके अंदर डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, बट क्या है जो दूसरी राशि है उसके अंदर आदिश होगी, वो जो चाल है उसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। अब जब कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप में छोड़ी जाती है तो वो किस बल से पृथ्वी की ओर आती है, वो बल है गुरुत्वाकर्षण बल। तो ऊपर से कोई भी वस्तु धरती के ऊपर गिरेगी तो वो बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल है।
तो गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल होता है, एक वस्तु के केंद्र से धरती के केंद्र की तरफ लगता है। दुनिया में जितनी भी क्या है ब्रह्मांड के अंदर चीज़ें हैं, वो दूसरे एक वस्तु दूसरे के ऊपर अपना क्या है फोर्स लगाती है, अट्रैक्शन का गुरुत्व बल लगाती है। इस बल से ही वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाती हैं। ये हमेशा हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा। कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप में छोड़ी जाती है तो पृथ्वी तक गिरते गिरते अपने वेग को बढ़ाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, तो बाइक आप चला रहे हैं तो आपको स्पीड को कम या ज़्यादा करना पड़ता है। तो जब आप स्पीड को, वेलोसिटी को कम ज़्यादा करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। जब किसी भी चीज़ की वेलोसिटी यानी कि वेग बदलेगा तो उसे क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन। तो आप मान लीजिए ऊपर से किसी वस्तु को नीचे छोड़ रहे हैं, जितने जैसे जैसे वो धरती के नज़दीक आती जाएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, उसका वेग बढ़ता जाएगा। वेग क्यों बढ़ रहा है? जो धरती का केंद्र है उसको अपनी तरफ खींच रहा है। अब खिंचाव की वजह से उसका वेग बढ़ रहा है, यानी कि उसके पुराने वेग में बदलाव आ रहा है। इसे क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण इसको आप लिखेंगे तो किससे लिखेंगे? जी से लिखेंगे, छोटे जी से लिखा जाता है इसको। ठीक है, गुरुत्वीय। अब इसके लिए इसके साथ क्या है? जब आप एम मल्टीप्लाई कर देते हो ये बन जाता है एम जी। ठीक है, एम होता है मास। मास क्या है? आपके बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर कितना पदार्थ मौजूद है उसको ग्राम में, किलोग्राम में आप कैलकुलेट कर लें तो वो होता है मास। फॉर एग्जांपल आपकी शरीर बना हुआ है किसके? एटम वगैरह से, अणुओं, परमाणुओं की वजह से बना हुआ है। उन सभी का अगर आप देखें मैटर, वो कितना है? वो जो होगा किलोग्राम या ग्राम के अंदर, वो होगा मास। और अगर उस मास को आप इस जी से मल्टीप्लाई कर देते हो, गुरुत्वीय त्वरण से, तो ये बन जाता है वेट। ठीक है, तो वेट और मास दोनों अलग अलग शब्द हैं साइंस के अंदर। तो वेट क्या है? कितनी पावरफुली क्या है? अर्थ या कोई भी बॉडी, चाहे चंद्रमा है चाहे सूरज है, किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, उसे कहा जाता है वेट। ठीक है, अब जो मास होता है, मास होता है किलोग्राम के अंदर, ये किसी के अंदर, किसी बॉडी के अंदर कितना मैटर मौजूद है। अब इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है जी की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसकी वेलोसिटी बदलेगी एक एक सेकंड में 9.8 मीटर। मान लीजिए कोई बॉडी ऊपर से गिर रही है या चल रही है, ठीक है, उसकी स्पीड इस टाइम है 10 मीटर, स्पीड नहीं कह सकते, वेलोसिटी यानी कि वेग, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 9.8 बढ़ जाएगी, 19.8 मीटर पर सेकंड। अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये कम होती जाती है, नीचे की तरफ आएंगे तो बढ़ती जाएगी। अगले सेकंड में कितनी होगी? इसमें 9.8 और जोड़ दीजिए, यानी कि 29.6 हो चुका है। ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब ये देखो यहाँ पर भी सेकंड है, आप फिर दोबारा से सेकंड की बात कर रहे हो तो इसीलिए क्या है, इसके नीचे आ जाता है सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेकंड की पावर 2। ठीक है, अब मान लीजिए किसी इंसान का मास अर्थ के ऊपर है 5 किलो। ठीक है, तो उसका वेट कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए 9.8 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 49। तो 49 न्यूटन, आप ये क्या हो गया? उसका वेट हो चुका है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऊंचाई से गिरने पर एक पंख सिक्के की तुलना में देर से नीचे पहुंचता है। अब एक पंख हल्का होने की वजह से वायु से जो हवा ऊपर रास्ते में मौजूद है वो आसानी से उसको रोकती है, उसके ऊपर अपना फोर्स लगाती है, फ्लूइड फ्रिक्शन लगाती है। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है? किसी भी मोशन को, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, चल रही है, उसको रोकने के लिए जो कुदरत में ऐसा अवरोध है, जो बल है, उसे क्या कहा जाता है? फ्रिक्शन। तो हवा भी क्या है? रोकती है चीज़ों को। जब मान लीजिए ऊपर से कुछ गिर रहा है तो वो हवा की वजह से ही धीरे हो जाता है। अब निर्वात, निर्वात ऐसी जगह होती है जहाँ पर क्या है? हवा मौजूद नहीं होती। अब हवा मौजूद ना हो तो इन दोनों चीज़ों को आप गिराओ, एक सिक्का गिराओ और एक साथ पंख गिराओ, तो क्या होगा? कौन नीचे पहुँचेगा पहले? तो दोनों एक साथ नीचे पहुँचेंगी। अब किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा रेखीय वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? रेखीय वेव क्या होता है? वेग क्या होता है? v यानी कि वेलोसिटी। सीधी लाइन में कोई बॉडी चल रही है, उसको उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, उसे क्या दिया जाता है? वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग। ठीक है, द्रव्यमान
द्रव्यमान यानी कि उसके अंदर मास कितने किलोग्राम है, कितने ग्राम है, दोनों की गुणा करोगे आप तो मिलता है हमें लीनियर मोमेंटम यानी कि रेखीय संवेग। संवेग क्या होता है? दिस इज द अमाउंट ऑफ मोशन इन समथिंग, किसी बॉडी में कितना मोशन मौजूद है वो। ठीक है, अब आगे देखिए न्यूटन। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे। न्यूटन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 3 लॉ दिए थे। पहला लॉ क्या कहता है? जब तक कोई बॉडी चल रही है, मान लीजिए एक फुटबॉल है, ये आगे की तरफ चलती जाएगी जब इसके ऊपर क्या है, कोई फोर्स ना लगे, आगे ही आगे चलती जाएगी, इसके ऊपर कोई बल ना लगे इसको रोकने वाला। अब ये ज़मीन के ऊपर चल रही है तो ज़मीन नीचे से बल लगाती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण का बल। घर्षण के बल से इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, जिससे ये धीरे धीरे रुक जाती है सारी एनर्जी को लूज करने के बाद। अगर मान लीजिए फ्रिक्शन ना हो, एक ज़मीन के ऊपर फुटबॉल मौजूद हो और उस नीचे फ्रिक्शन ना हो, तो ये बॉल आगे बढ़ती जाएगी जब तक इसके ऊपर फोर्स ना लगेगा। ठीक है, तो इससे जब तक बॉडी कोई रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। ठीक है, इसे कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है? बल किसके बराबर होगा, यानी कि फोर्स। फोर्स होता है द्रव्यमान यानी कि मास इनटू में एक्सरलेशन। एक्सरलेशन मैंने आपको बताया त्वरण, यानी कि किसी की स्पीड का बार बार बदलना। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा था, इसके ऊपर आप बल लगा रहे हो। ठीक है, फोर्स लगाया आपने, इसने अपनी जगह से यहाँ तक ये पहुँच गया। ठीक है, इसने अपनी जगह यहाँ से यहाँ बदल ली। जब ये अपनी जगह बदल रहा है तो जब शुरुआत में इसकी स्पीड थी वो 0, अब यहाँ पर हो गई मान लो 1 मीटर पर सेकंड, तो ये 0 से कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि इसके अंदर त्वरण हो चुका है, एक्सेलरेशन हो चुकी है। अब इस एक्सेलरेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे इसके मास के साथ तो हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? न्यूटन के प्रथम नियम से आने वाला बल। तो आप याद रखें, न्यूमेरिकल आते हैं इसके बेसिस पर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। आगे देखते हैं, प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रक्रिया होती है। अब आप देखिए, एक एग्जांपल लीजिए, एक दीवार है, दीवार के ऊपर आप एक बॉल को जोर से मारें तो वो बॉल वापस आ जाती है। तो इसे कहते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। जब भी आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाओगे, बल लगाओगे, उतना ही बल क्या है आपको वापस मिलेगा। ठीक है, प्रकृति में कितने तरह के बल मुख्यतः पाए जाते हैं? मूल रूप में 3-4 हैं ये। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल या क्षीण बल, प्रबल बल। 4 तरह के बल हैं। गुरुत्वाकर्षण बल तो लगता है, एक मान लो चंद्रमा है और एक धरती है, इनके बीच में लग रहा है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर विद्युत चुंबकीय बल। चुंबकीय बल पैदा होता है विद्युत की वजह से। जैसे एक वायर है, इस वायर में, तार में जब करंट पास करोगे तो इसके चारों तरफ क्या बनने वाला है? चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जिसमें क्या है, चुंबकीय बल मौजूद होगा। तो इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल। इसके बाद दुर्बल अथवा क्षीण बल। दुर्बल और क्षीण बल क्या है? ये तब पैदा होता है जब क्या है, जब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव यानी कि रेडियोधर्मी तत्व जब टूटता है, उसमें से जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी कुछ उससे निकलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो उनके पास जो बल होगा वो होगा दुर्बल या क्षीण बल। प्रबल बल कौन सा होता है? प्रबल बल होता है एटम के नाभिक में। ठीक है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनके बीच लगने वाला फोर्स दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रबल बल। ठीक है, तो अब देखते हैं, नाभिक के अंदर मौजूद उस बल का नाम बताओ जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध कर रखता है। वो है प्रबल नाभिकीय बल। तो अब ये देखो, दुर्बल नाभिकीय बल कब पैदा होता है? जब मैंने कहा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी कि रेडियोधर्मी एलिमेंट तत्व टूटेगा तो उसमें से क्या निकलें? बीटा कण निकल जाते हैं। बीटा कण जब निकलेंगे तो उस वहाँ पर जो प्रोडक्शन होगी किस फोर्स की होगी? दुर्बल बल की। किन चार में से कौन सा बल सबसे शक्तिशाली है? वो है प्रबल नाभिकीय बल। 2 बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल क्या होता है? स्थिर विद्युत बल। चार्ज, आपने चार्ज पढ़ा होगा, 2 चार्ज हैं, 2 कूलम 3 कूलम, इनके बीच जो बल लगता है जिसे क्या कहा जाता है? स्थिर विद्युत बल। तो जब चार्ज रुका हुआ है तो स्थिर विद्युत कहा जाएगा। जब चार्ज मूव कर रहा है किसी वायर के अंदर तो उसे क्या कह दिया जाता है? करंट कह दिया जाता है। 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लगने वाला, चुंबकीय ध्रुव, एक चुंबक है, और एक चुंबक के ऊपर 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है साउथ, एक होता है नॉर्थ। तो इसी तरह कोई दूसरी चुंबक हो, उसके ऊपर साउथ और नॉर्थ होगा, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, उसे कहते हैं चुंबकीय बल।
तो ये थे 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगली वीडियो में मैं लाने वाला हूँ आपके लिए 100 क्वेश्चन, तो बने रहिए मेरे साथ।